देवराज जी जो सीधा सवाल इनका कहना है कि अनुपम मिश्रा जी को मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा जी, जो उनका प्रश्न है। पहले तो ये बात निश्चित है कि ऐसे प्रश्न उठते हैं जो अनुपम मिश्रा जी ने उठाए हैं कि क्रिमिलियर अनुसूचित जाति और जनजाति में भी होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है इसके लिए, एक तो ये है, मैं भी इस प्रश्न पर जो इन्होंने उठाया है, मेरा भी इनके जो विचार इससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर दें या रिजर्वेशन की नहीं, अनुपम जी ने रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं कही है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को सुनिए, पहले मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, बाद में आप बोलिए, पहले मेरे को सुन लीजिए। अनुपम जी वो बात ही नहीं कही, पहले मेरे को सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो रिजर्वेशन, मैं कह रहा हूं यहाँ पर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, वी शुड चैलेंज द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। पॉलिसी को कैसे, किसको मिलना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे उसी को मिलना चाहिए जो ड्यू कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आगे जो बढ़ाए रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिजर्वेशन दिया शुरुआत में, उन लोगों को दिया जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, पार्लियामेंट में नहीं था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सर्विसों में नहीं था, स्कूलों में नहीं था, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया था उस सेक्शन को। लेकिन आगे जो रिजर्वेशन दिए गए, चाहे ईडब्ल्यूएस को क्या रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था क्या, ओबीसी को क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था? ये सारी चीजें प्रश्न है जो रिजर्वेशन जो पॉलिटिक्स के आधार पर आगे दिया गया है। इन लोगों का आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ सकता अगर रिजर्वेशन ना हो। एससी एसटी की मैं आज बात कर रहा हूं, तो एसटी एससी का जहां तक आप जो बात कर रहे हैं, इससे मैं सहमत हूं कि इसमें जो रिजर्वेशन है उसको मिलना चाहिए जिसको नहीं मिल रहा है, और जिसको मिल रहा है वो मिलता जा रहा है, ये बात सही है। लेकिन क्या हम उस पॉलिसी को बदल देते हैं? क्या ये श्योरिटी है कि वो लोग आ जाएंगे जिनको नहीं मिल, जो नीचे वाले लोग हैं? तो ये इसके बारे में हमें कुछ पॉलिसी लेवल पर कुछ बनाना होगा। ये जो वर्तमान जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी में सभी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम और आप बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्रिमिनल लाए। ये पॉलिसी मैटर है, तो गवर्नमेंट इस पर सोचे कि क्या ड्राफ्ट तैयार करेगी। अगर इसमें रिजर्वेशन आ रहा है तो किसको मिलना चाहिए। मैंने इस पर बहुत सारा काम किया। मैं आपसे अनुपम मिश्रा जी सहमत हूँ इस पर, मेरे से आप बात करिए। मैंने इस पर एक ड्राफ्ट भी तैयार कर रहा हूँ, और इस पर मैंने लेयर भी बना रहा हूँ कि किसको किस लेवल पर मिलना चाहिए, उसके बाद किसको नहीं मिलना चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे आपसे। लेकिन ये जो प्रश्न है, मैं भी आपसे सहमत हूँ इस बात पर। देखिए अनुपम जी, आपसे देवराज जी सहमत है। राहुल लाल जी, क्या ये सब तभी खत्म नहीं हो जाएगा अगर कायदे से जाति जनगणना हो जाए? इससे सरकारें क्यों डरती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आज राहुल गांधी भले झंडा बैनर लेके चिल्ला रहे हो कि जाति जनगणना होनी चाहिए, एक्सरे मशीन निकल आएगी। 55 साल आपने भी राज किया है, 1931 में आखिरी हुई थी जाति वाली। मुझे लग रहा है अगर जाति जनगणना हो जाए ना, एक बार नंबर खुल के सामने आ जाए और उसमें ये निकलना चाहिए कि कौन कितना कहां तक फायदा ले रहा था, कितना ले चुका है, तो मुझे लगता है ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। और ये चुनावी जो मौसम में ना, ये मेढक निकल आता है आरक्षण का, अपने अपने हिसाब से तौला जाता है हर तरफ से। भाई डायरेक्ट नहीं कह रहे, जो मुसलमानों में पिछड़े हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, अगर फिर कह देंगे धर्म के आधार पे संविधान नहीं कहता है। इसलिए संविधान को अगर बदलना पड़े तो तब भी देख लेते हैं कि क्या बदलाव लाने चाहिए। लेकिन क्या मुझे जो समझ में आता है, क्या जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? पुष्कर जी, मैं जाति जनगणना के ऊपर तो आ रहा हूं, लेकिन देवराज जी ने फर्स्ट खंड में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही कि क्या आरक्षण के प्रावधान कभी हमारे देश में सही ढंग से लागू हुए। क्योंकि पुष्कर जी, मैं कई वर्षों से मुखर्जी नगर में जो कोचिंग है, जो यूपीएससी पीसीएस आईएएस की तैयारी करा रहा है, उसमें मैं पढ़ाता भी हूँ पुष्कर जी। मैं देखता हूँ जो कट ऑफ आते हैं, आप कई बार वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कई बार ओबीसी के कट ऑफ जनरल से ऊपर हो जाते हैं, कई बार तो वो आपको समझ में नहीं आता कि भाई आरक्षण में जाना लाभप्रद है किसी विद्यार्थी का कि सामान्य श्रेणी में होना लाभप्रद है। तो उसके जो तमाम सिद्धांत है, देखिए 1993 से जो ये पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है वो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी वो नियमानुसार संघ लोक सेवा आयोग तक में भी ढंग से वो लागू नहीं हो पा रहा। तो ये तो एक समस्या है कि उसको आप क्रियान्वित किस रूप में कर रहे हैं।
दूसरी चीज की जो लोग इसको लेके आ रहे हैं उनका नियत क्या है, इसको लागू करने में वो क्या नियत रख रहे हैं, क्या उसी रूप में ये काम हो रहा है? हम लोग को याद है कि 1992 का मामला इंदिरा साहनी केस में गया था पुष्कर जी, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कट ऑफ क्यों बनाया था? उन्होंने आर्टिकल 16(4) प्लस आर्टिकल 330 सेक्टर से दोनों को जोड़ा था। 330 से 333 है वो अनुच्छेद ये चीज कहता है कि हम आरक्षण उसी हद तक कर देंगे जिससे कि गुणवत्ता प्रभावित ना हो, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरक्षण भी हो जाए और वो गुणवत्ता प्रभावित ना हो। 50% का कैप लगाया था उसने। लेकिन अब हम लोगों ने देखा कि ईडब्ल्यूएस आता है और वो तमाम कैप भी पीछे चला जाता है। तो ये जो सवाल अभी अनुपम जी भी उठा रहे थे, या तमाम अन्य जगहों से भी हम लोग उठाते हैं कि क्या जो अन्य पिछड़ा वर्ग का भी जो आरक्षण है, क्या उसको भी कुछ जातियां ही ले रही है? छोटी छोटी जातियां क्या उस आरक्षण के लाभ से चूक जाती हैं? भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बड़े उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जोर शोर से उठाती है पुष्कर जी, कि उत्तर प्रदेश तरीके जगह में जो यादव जैसी बड़ी जाति है वही अन्य दूसरे छोटी छोटी जातियों का आरक्षण का लाभ भी ले लेती है। तो किसको कितना मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए, अगर ये स्क्रूटनी करनी है तो जो आपका सवाल था कि उसके लिए तो फिर हमें जातिगत जनगणना की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, आप सिस्टम में अगर आरक्षण को लागू करते हैं और आरक्षण के समर्थक हैं तो फिर आरक्षण से संबंधित विस्तृत आंकड़े भी होने चाहिए, और अगर वो जातिगत जनगणना होगा और उससे संबंधित आर्थिक स्थिति के सर्वे से संबंधित विस्तृत आंकड़े होंगे तभी पता चलेगा कि किस वर्ग को अब तक आरक्षण मिला, क्या अब उसे भविष्य में आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। दूसरे बहुत सारे समूह जो आरक्षण की प्रक्रिया से छूट गए हैं उनकी क्या स्थिति होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में मैं कर रहा हूं। एक सवाल जो क्रीमी लेयर को पूछे जा रहे हैं, देखिए ये बात तो सही है कि SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर नहीं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के समूह में क्रीमी लेयर है। लेकिन क्रीमी लेयर के नियम कैसे टूटते हैं? हमें लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं और तो वो वही केवल उसके दायरे में, चूंकि वो सरकार के नजर के सामने में होते हैं, नहीं तो क्रीमी लेयर का दायरा वहां पर भी टूटता फूटता हुआ हम लोग को नजर आता है। तो वो क्रीमी लेयर होना ना होना कोई विशेष अंतर पुष्कर जी उस कारण से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसको किस तरह से परिभाषित करें कि सही लोगों को लाभ मिले, ये कुछ गंभीर मामले है। लेकिन राजनीतिक दलों के लोगों को उन गंभीर मामलों को सुलझाने में रुचि नहीं है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी आज इतना दावा कर रही है, मैं सबों को लेकर कह रहा हूं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अभी आरक्षण को लेकर काफी आक्रामक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि हम आरक्षण के ऊपर खतरा उत्पन्न नहीं होने देंगे, तो फिर 2018 तक अगर वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे तो अभी प्रचंड बहुमत में, और अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ है, तो वैसे स्थिति में क्यों ना उसी के साथ जातिगत जनगणना का चैप्टर भी जोड़ देना चाहिए। लेकिन अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी कई तरह से, मैं इस मामले पे देखता हूं कि वो बटी हुई है। कभी तो वो चाहती है कि भाई जातिगत जनगणना का मामला खत्म हो जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, चार तरह का समूह लेके आ जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का मामला ज्यादा गर्म होता है, कहते हैं मैं ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हूं। तो ये एक बड़ी स्थिति है कि आप जाति को मानना भी चाहते हैं, कई बार आप मानना नहीं भी चाहते हैं। तो इन स्थितियों में ये मामला, इसको जो तमाम महत्व मिलना चाहिए रियल में नीति निर्माताओं के द्वारा, उसे वो महत्व नहीं मिल पाता। तो कुल मिला के ना साजिद, जो राहुल लाल जी ने बात कही या अनुपम जी ने कही, मेरे समझ में पैनलिस्ट सारे मत थे, AK भामरी जी हों या देवराज जी हों, कि आरक्षण होना खत्म पहली बात कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। और नहीं होगा। और अनुपम जी ने उसका बड़ा अच्छा लॉजिक जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे उनके लेख से कहा कि, और ये आग बढ़ती जा रही। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, तो ये जब चुनाव आएगा तब आरक्षण जरूरत भी पड़ेगी, नहीं भी जरूरत, जिसको जिस हिसाब से लेना है। तो कुल मिला के नंबर क्यों, मेरा मूल प्रश्न यही है कि नंबर ले आइए, नंबर दिखा दीजिए किसके कितने हैं, उसके बाद फिर सब बैठ जाएं। और अब तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, जो पहले शायद गिनती में भी नहीं हो सकती थी, अब तो बायोमेट्रिक इतना है कि जो हो नंबर का या जो गिनती की जाए उसका ऐसा सिस्टम हो कि वो फुल प्रूफ ना हो तो 95-98% तो ठीक हो। बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर NRC भी, नेशनल रजिस्टर भी तैयार होना हो तो हो, लेकिन मालूम पड़े कि कौन क्या है और कैसा है, ये हकीकत है, तभी निकल के हर जो भी जिसको जरूरतमंद है उसी तक सरकार की चीजों का फायदा पहले मिलना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा कुछ होने जा रहा है। जाति जनगणना क्यों नहीं कराती यूपी में? बीजेपी पीछे हट जाती और बिहार में हाँ कह देती है। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे जिस तरह से आरक्षण पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक वही मामला है। आरक्षण का मामला भी यही था ना, एक वक्त के टाइम पे जब समय के गर्भ में ये सब चीज़ गढ़ी गई, आरक्षण जैसा मुद्दा, तो उम्मीद ये की गई थी कि कम से कम इससे वो जो सामाजिक विषमता है या जो असमानता है वो कम से कम जो तराश के एक उस लेवल पर आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, 75 साल बाद, 74 साल बाद संविधान लागू होने के बाद भी आज 2024 में भी हम उसी आरक्षण पर अगर वो कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, या चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है, तो बहुत जरूरी दो चीज़ हैं। एक चीज तो ये कि जो आरक्षण का मर्तवान है, जिसमें हम लोग ना अचार घर पे डालते हैं, हमारे हम लोग घर पे भी कहते हैं कि तो उसको हिलाते डुलाते रहिए, नीचे वाला थोड़ा ऊपर भी आ जाएगा। तो यही आर्थिक विषमता दूर करने के लिए जब हमारे तुम तमाम लोगों ने, काबिल लोगों ने संविधान बनाया था, तो अगर आज जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वही लोग अगर कम से कम इतनी हिम्मत दिखा दें कि अपने नीचे वाले को, अपने साथ वाले के, अपने गांव घर वाले के लिए कम से कम उसका आरक्षण छोड़ दें, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है एक तो समीक्षा की जरूरत है, और दूसरा सियासी दलों को भी सोचना पड़ेगा कि ये मुद्दा सिर्फ चुनावी ना बने। बिल्कुल जी। अनुपम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये लब्बो-लुबाब सब आपने जो शुरुआत की थी सेकंड उस पे कि एक निकलेगा हल भी नहीं निकल पाएगा, ये सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान का मुद्दा रह गया है आरक्षण। मुझे तो इतना समझ में आ रहा है अपने 22-23 साल के इस पत्रकारिता के छोटे से कैरियर में कि ये आएगा जब चुनाव आएगा तब। और बस चुनाव में भी कहीं ऐसा ना हो तीसरे चरण के बाद अगर नहीं चला तो फिर उधर पाकिस्तान की तरफ निकल जाए मामला। अनुपम जी बताएंगे, कुछ पहले भी कह रहे थे। पुष्कर भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम सबको एक बात जो मैं सबसे सवाल करता हूं और जिसका कोई जवाब मुझे नहीं मिलता है कि साहब इस शुरुआती पहले दिन से आपने SC/ST का आरक्षण दे रखा था, कब विरोध हुआ? बिहार में आरक्षण OBC के लिए लागू हुआ, कब विरोध हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कब विरोध हुआ? ये सारा विरोध VP सिंह के मंडल आयोग, जो कि ऑलरेडी पूरे देश में लागू हो चुका था, उसको लागू करने की नीयत और तरीका ऐसा था कि विरोध हुआ। वरना बार बार कह रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर ने 67 में कर दिया था, उसके कहीं पहले तमिलनाडु कर चुकी थी, साउथ इंडियन स्टेट्स कर चुकी बिल्कुल। थी, 80 के दशक आते आते कांग्रेस कर चुकी थी, उत्तर प्रदेश में कर चुकी थी, मध्य प्रदेश में कर चुकी थी। तो सारा विरोध मंडल आयोग का ही क्यों हुआ? तो बात उस नियत की है, अभी जिसे आप चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, बात नियत और तरीके की है। वरना जिस आयोग का सबसे ज्यादा विरोध हुआ वो सबसे पहले 50 और 60 के दशक से लागू हो चुका था। राहुल लाल जी, क्या नियत लग रही है किसी भी NDA वाले या इंडी गठबंधन वाले या जो अदर्स है, किसी पार्टी में लगा? अब तो ऐसा है, राजनीतिक दलों से सीधे पूछ दो क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो डर के मारे सोते जागते भी यही कहेंगे, नहीं नहीं आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए, आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए। मतलब अगर वो कहते हैं ना डायरेक्ट दिल से अगर पूछा जाए तो बोलना भी हो तो पता लगे दूसरे दिन पार्टी से निष्कासन तय है, जिस भी पार्टी का हो। पुष्कर जी देखिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं कहूं कि आरक्षण को बिल्कुल किस तरह से उसको काफी ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, उसको लाभार्थ, उसको उसके भावनाओं के स्पिरिट के साथ कैसे लागू किया जाए, कोई भी राजनीतिक दल इसे लेके ईमानदार नहीं है, ना सत्ता पक्ष को लेके ना विपक्ष में लेके। मैं एकदम ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। और देखिए, देश के अगर प्रीमियम एजेंसी में अब जो लागू है आरक्षण, वो भी हमारी जो नौकरशाही किस रूप में लागू करती है, क्योंकि देखिए राज्यों के, केंद्र सरकार के जो UPSC है या फिर राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग है, वहां पे भी अगर कई तरह की समस्याएं हैं, लोग छात्रों को फिर जो है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाए, तो फिर इतने साल तक बाद भी लोग ये कहें कि ना अभी नियमों के कारण जो है कि ये भूल हो रही है, तो फिर ये संशय उत्पन्न करता है कि ना हमारे नीति निर्माता गंभीर है, वो पॉलिसी बनाने और उसको क्रियान्वित करने वाले भी गंभीर नहीं। तो ये तो एक वस्तु स्थिति है। चुनाव के समय में ये मामले लगातार हम लोग देखते हैं कि हर साल जब भी चुनाव होते हैं ये मामले काफी गर्म होकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि जातिगत जनगणना अगर आरक्षण की व्यवस्था का हम लोग समर्थन करते हैं, तो फिर जो मैं उस बात का समर्थन करूंगा पुष्कर जी की जातिगत जनगणना के आंकड़े होने चाहिए। तब तक हम लोग 1931 के आंकड़े को ही ढोते रहेंगे पुष्कर जी।